हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द समझिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज जो हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज के समय में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहली बार सर एलेक्स जेफरे ने दिया था। कब दिया था? 1984 में दिया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरे 1984 में दिया। यह एक प्रकार का लैबोरेटरिकल टेक्निक होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक केमिकल टेस्ट होता है। कैसा केमिकल टेस्ट? जिसमें हम लोग को जेनेटिक मेकअप के बारे में पता चलता है किसी पर्सन का, यानी किसी पर्सन के जेनेटिक मेकअप के बारे में जिस केमिकल टेस्ट में पता लगाया जाता है, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम लोग जानते हैं, जैसे अगर किसी फिल्म वगैरह में आप देखते होंगे कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनाने से मना कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो वहां पर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू प्रूफ हो सकता है कि वो उन्हीं का संतान है, उन्हीं का ऑफस्प्रिंग है। इसके अलावा कहीं पे मर्डर होती है, आप सीआईडी देखते होंगे तो कहीं मर्डर स्पॉट पे ब्लड सैंपल मिलता होगा, और वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो आखिर डीएनए का टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से ये पता लगा लेते थे कि मर्डर किसने किया है, तो वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही करते थे। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल हो काम करता है किस पर? देखिए, कह रहा है इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन, यानी कि कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो हर एक इंसान में डिफर होता है। कह रहा है इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है। देखिए क्या है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका 99.9% डीएनए मैच करता है। सिर्फ 0.1% डीएनए ये है जो क्या होता है, डिफरेंस होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब हर एक पर्सन में। हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग जाने इसको डीपली, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो दुनिया में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनका 99.9% जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इस डीएनए को हम लोग बल्क डीएनए भी कहते हैं। बट आपका 0.1% जो डीएनए होता है वो हर एक ह्यूमन में क्या होता है, डिफर होता है, जिसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हमको किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए यही 0.1% डिफर सैटेलाइट, मतलब 0.1% जो डिफर है सभी में, तो इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि यह जो व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है, यह वही व्यक्ति है जो इसका पेरेंट है। मतलब कि इसका यूज, इसी का यूज करके हर एक चीज का आइडेंटिफाई किया जाता है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट। दोनों डीएनए, आपका डीएनए सैटेलाइट डीएनए का ही दोनों पार्ट है, मिनी सैटेलाइट हो या माइक्रो सैटेलाइट हो। ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट में अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, 2 से 6 यानी 2 से 6 बेस पेयर जो होते हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स में होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। कितने टाइम से रिपीट कर सकते हैं? 5 से 50 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे इसको समझिए कि आपका वो जो बेस पेयर होना चाहिए 2 to 6, यानी कि 2 से 6 उनकी संख्या होनी चाहिए, बार बार रिपीट करे। जैसे मान लेते हैं कि AGAC नाम का जो सीक्वेंस है वो किसी डीएनए में बार बार रिपीट कर रहा है। इनकी संख्या कितनी है? 2 से 6 के बीच है। अब ये अगर 5 से 50 के बीच अगर रिपीट कर रहा है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से किसी में बार बार ऐसे रिपीट कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपका मिनी सैटेलाइट। ठीक है। मिनी सैटेलाइट स्पेशली 10 से 60 बेस पेयर का बना होता है, मतलब इनकी संख्या 10 से 60 हो सकती है। जैसे आप ऐसे इसको समझिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है AGACTAAUGCTT, मतलब इनकी जो संख्या होगी वो 10 से 60 के बीच में होनी चाहिए। और कितनी बार रिपीट होगी? यह लगभग, अगर इनके रिपीटिंग सीक्वेंस की हम बात करें तो ये लगभग आपका 500 से 30,000 बार ये रिपीट कर सकती हैं, यानी इतनी बार ये रिपीट्स होंगी किसी ह्यूमन डीएनए के सीक्वेंस में। ठीक है। तो इसी को मिनी सैटेलाइट कहा जाता है। यह मिनी सैटेलाइट को हम लोग
VNTR के भी नाम से जानते हैं, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। बट ये जो माइक्रो सैटेलाइट जो आप देख रहे हैं, इसको STR कहा जाता है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो VNTR, जिसको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के नाम से जाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिस सैटेलाइट डीएनए का यूज किया जाता है वो हमारा मिनी सैटेलाइट होता है, यानी कि इसका ही यूज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। ठीक है, देखिए इनका जो डिवाइडेशन हुआ सैटेलाइट डीएनए का, कौन कौन से बेस पे हुआ? पहला हुआ बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपका एडेनिन और थाइमिन, इनकी संख्या ज्यादा होती है। अगर मिनी सैटेलाइट की बात करें तो इसमें गुआनिन और साइटोसिन की संख्या ज्यादा होती है। तो पहला हो गया बेस कंपोजिशन। दूसरा है लेंथ ऑफ सेगमेंट्स। इनका जो लेंथ ऑफ सेगमेंट्स है, यानी कि इनके सेगमेंट्स में मतलब कितने सारे बेस पेयर्स मौजूद होंगे, तो 2 से 6 बेस पेयर मौजूद होंगे केवल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और दूसरा है नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स, यानी कि इसमें 2 से 6 आपका बेस पेयर मौजूद हो सकते हैं, जो मैंने अभी तुरंत बताया, और इसमें 10 से 60 बेस पेयर मौजूद हो सकते हैं। अब ये कितनी बार रिपीट करेंगे? तो माइक्रो सैटेलाइट में 5 से 50 बार रिपीट कर सकता है, और जो आपका मिनी सैटेलाइट होता है यह 500 से 30,000 बार रिपीट कर सकता है। तो हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वह यही सैटेलाइट डीएनए में बेस होता है। चलिए आइए हम लोग जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जाता है। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग इमेजिन करें तो समझ सकते हैं, क्योंकि ये होता जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है तब तक, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक वो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट को भी नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है, क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें टोटली 6 प्रोसेस शामिल किए गए हैं। ठीक है, बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। पहला क्या रहा? आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। मान लेते हैं कि कहीं पे मर्डर हुआ है, ठीक है, कोई मर्डर स्पॉट है, क्राइम साइट है, जहां से हमें 2 ब्लड सैंपल मिले हैं। एक ब्लड सैंपल उसका जिसकी डेथ हो गई है, एक ब्लड सैंपल उसका जिसने मर्डर किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें ये ब्लड सैंपल मिला जो हम मान के चल रहे हैं कि मर्डर का ब्लड सैंपल है। ठीक है, हमें कोई 2 लोगों पे शक है, एक आपका पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ये हमारे सस्पेक्ट हो गए। ठीक है, ये हमारे सस्पेक्ट हैं ए और बी। तो होता क्या है कि सबसे पहले ये जो हमें क्राइम साइट से जो हमारा डीएनए मिला है, इसको जो भी ब्लड सैंपल मिला उससे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको आइसोलेट किया जाएगा, और जिन पर्सन पे हमें शक है उसका भी ब्लड मतलब उसके भी हम लोग डीएनए को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए को क्या करता है? फ्रैगमेंट्स में तोड़ता है। ठीक है, फ्रैगमेंट्स में बांटता है, या फिर कह सकते हैं लोग डाइजेस्ट करता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर क्या करेंगे कि ये जो हमने डीएनए को जो एक्सट्रैक्ट किया उसको हम लोग क्या करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मदद से उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए यहां तक पहुंचने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ह्यूमंस के जितने डीएनए हैं, यानी कि जितने पेयर्स में हमारे क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, हर एक क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है, हर एक डीएनए को स्टडी किया जाता है। तो हमें नहीं पता चलता है कि क्या स्टडी किया गया है। जैसे देखिएगा, हम कोई एक क्रोमोसोम को ले लेते हैं जिसकी स्टडी चल रही है, तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें हमें पता चल चुका है, जैसे हम लोग को कि आपका AGAC जो सीक्वेंस है, हमें ये पता चल गया है कि ये मर्डरर का रिपीटिंग सीक्वेंस है, जो बार बार क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, कितनी बार कर रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन यही है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि एक क्रोमोसोम पे ये 3 बार रिपीट कर रहा है और एक क्रोमोसोम के सीक्वेंस पे 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक एक और चीज ये समझिए कि हमें नहीं पता है कि कितनी बार रिपीट कर रहा है। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तब हमें ये नहीं पता होता है कि जो हमको पता चला है कि AGAC जो है वो रिपीटिंग सीक्वेंस है, या कितनी बार रिपीट कर रहा है इसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, वो लास्ट में ही जाकर रिजल्ट में पता चलता है। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि AGAC जो है वो रिपीटिंग सीक्वेंस है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो मर्डरर का जो आपका क्रोमोसोम या डीएनए जो आप देख रहे हैं, इसमें कितनी बार रिपीट कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन रिपीट कर रहा है। ठीक है,
और जो हमें सस्पेक्ट यानी कि जो हमें ए और बी पे जिस पे हमें डाउट है कि इन लोगों ने मर्डर किया है, तो उसका भी हम डीएनए को आइसोलेट कर निकाल लेंगे। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस है उससे हम उस फ्रेगमेंट्स को तोड़ लेंगे। इसके बाद फिर क्या क्या आता है कि इस डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक सिस्टम होती है जिसमें आपका एक टर्मिनल होता है, एनोड टर्मिनल, और एक आपका कैथोड, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम लोग एक टर्मिनल एक लेते हैं, ठीक है, जिसमें इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि एगारोज जेल, ठीक है, नाम का हम केमिकल इसके ऊपर डालते हैं। और ये कैसा मीडियम होना चाहिए? अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, ताकि वो आराम से क्या कर सके, सेपरेट हो सके। ये जो हमारे डीएनए के जो सैंपल्स निकले, इसको क्या करेंगे हम, इस पे छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद क्या होगा कि जितनी भी रिपीटिंग यूनिट्स होगी, ठीक है, वो इस पे अपीयर हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो हमें नहीं पता ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इस पे जैसे ही हम इनको इस पे हमने प्लेस किया, प्लेस करने के बाद अब देख रहे होंगे ये मर्डरर, ठीक है, मर्डरर का जो भी होगा, जो भी दिखेगा, हमें नहीं दिख रहा है ये सब एक्सपेरिमेंट में, तो होगा क्या कि एक यहां 3 पर और एक आपका यहां 2 पे, ठीक है, ये 2 जगह स्पॉट अपना घेर लेगा। इसके अलावा जो सस्पेक्ट ए है उसका एक 4 पे और एक आपका 5 पे उसको वहां पर घेर लेगा। इसके बाद जो आपका सस्पेक्ट बी है वो भी अपना वहां पे स्पेस जमा लेगा। बस ये जो प्रोसेस है हमें नहीं नजर आ रही है, ठीक है। ये रिपीटिंग सीक्वेंस जितनी बार रिपीट कर रही थी वो उतना उस पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बढ़ चुका है, ठीक है। अब इस पे क्या होगा कि हम एक 4th प्रोसेस, अगले प्रोसेस को देखते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग या साउथर्न ब्लॉटिंग इसको कहा था। इस ब्लॉटिंग में क्या होता है, एक नायलॉन से बनी हुई शीट, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका नायलॉन से बनी हुई एक मेम्ब्रेन शीट है, जिसको जैसे आप समझिए कि ये आपका एनोड कैथोड वाला टर्मिनल वाला एक पोजीशन हो गया। इस पे हम एक प्लेट को लाते हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन शीट को लाते हैं, इस पे ऐसे हम लोग रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा कि इस पे जो भी आपका इसमें स्प्लिट हुआ होगा वो सीधा इस पे ये ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि इसको आप इसको जो देख रहे हैं ये इस पे हम ले जाकर इस पर क्या करेंगे, इसको इस पे रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा, इस नायलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर में ये जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स, ये जो टूटे हुए टुकड़े थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, ये इस पे क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे। अब इस पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, क्या क्या आता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज किया था। प्रोब क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोब देखिएगा, रेडियो एक्टिव प्रोब क्या होते हैं, जैसे इसका रिपीटिंग सीक्वेंस एजीएसी है, तो जो प्रोब का यूज करेंगे तो जस्ट इसका जो अपोजिट जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो प्रोब्स कहलाते हैं। जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयर करता है, ग्वेनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वेनिन यहां पर साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो ये जो अपोजिट जो आपको नजर आ रहा है, अपोजिट, ठीक है, जो अपोजिट जो नजर आ रहा है इसी को प्रोब कहा था। फिर क्या करेंगे हम कि हाइब्रिडेशन इस प्रोब को इस नायलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर में रखें, डालेंगे। डालने के बाद क्या होगा कि ये जो आपको नजर आ रहा था, ठीक है, ये जो नजर आ रहा था, मतलब नजर क्या आ रहा था, ये तो दिख नहीं रहा, ये जो थे ये रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। अब रेडियो एक्टिव होने के बाद क्या करेंगे, सबसे लास्ट प्रोसेस में ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब होता है कि एक्सरे जो फिल्म होती है, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे चार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद कैसे डॉक्टर को देखेंगे, एक्सरे ऐसे ऐसे करके ऊपर देखता है, तो उसी प्रकार से इसके ऊपर एक्सरे रखेंगे और ऐसे देखेंगे। तो एक्सरे में हमें देखने पर पता चलेगा कि ये जो है, यानी जो मर्डरर जो था, ठीक है, वो कोई और नहीं आपका बी था, क्योंकि सीएम सीक्वेंस आपका जो बी सस्पेक्ट था उसमें नजर आता है, ठीक है। चलिए इसको क्विक रिवाइज एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डीएनए के 3 सैंपल लिए, पहला सैंपल, ठीक है, हम यहां पर डीएनए के 3 सैंपल लेते हैं, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल। इसमें हमें नहीं पता है कि इन दोनों में मर्डर किसने किया है, लेकिन हमारा जो सैंपल नंबर 1 है उससे कौन मैच करता है, तो ये यहां पर देखने वाली बात है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें जो हमने सैंपल जो लिया है, जो भी डीएनए का हमने सैंपल लिया उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स में तोड़ लेंगे, जिसको रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। दूसरा,
दूसरा जो प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना। तो सेपरेट कैसे होगा, उसको इस पे डालने के बाद क्या होता है कि इसमें हम यूज किसको किसको करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं आपका, इसमें हम यूज करते हैं किसका, एगरोज जेल का। ठीक है, एगरोज जेल नाम का केमिकल होता है, इसका यूज इसमें करते हैं। ये कैसे मीडियम होना चाहिए, अल्कलाइन मीडियम रखते हैं ताकि आराम से अच्छे से सेपरेट हो जाए। जो क्रोमोसोम्स थे वो आपस में, या जो डीएनए थे वो आपस में पेयर ना करे। इसके अलावा होती है सदर्न ब्लॉटिंग या साउथर्न ब्लॉटिंग जिसको बोला जाता है। इस ब्लॉटिंग में क्या होता है कि एक नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये, ठीक है, एक नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट जो होती है या फिर नाइट्रोसेलुलोज का जो बना होता है, उसको हम लोग ऊपर रख देंगे। किसके ऊपर रखेंगे, ये जो आपका डिवाइस जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस पे किया गया उसके ऊपर हम लोग रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा कि ये जो फिल्म है, सॉरी ये जो मेम्ब्रेन शीट है, इस मेम्ब्रेन शीट के ऊपर में ये फ्रेगमेंट्स लाके चिपक जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि रेडियो एक्टिव प्रोब, आप देख रहे होंगे ये छोटी 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 ये सब प्रोब्स हैं, इसको क्या किया जाएगा, इस नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर में डाल दिया जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन शीट ये रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। रेडियो एक्टिव होने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको कलर में दिख रहा है ब्लैक कलर में, इसको एक्सरे फिल्म्स कहते हैं। ये क्या करता है, उसके ऊपर रख दिया था, रखने के बाद ये आराम से चमकने लगता है। तो इसमें क्या होगा कि जब चमकने लगेगा तो हमको नजर आ जाता है कि जो आपका फर्स्ट और जो आपका सेकेंड, आप यहां देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों का जो डीएनए सीक्वेंस था वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से, इसी वे से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है और लोगों के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स